हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या देखा था? हम लोग देख रहे थे कि किसी भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स या किसी भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी के जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके लिए पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। अभी हम उसी में कंटिन्यू करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो भी देखा था उसको एक बार और हम रिवाइज करे ले रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यही देखा था कि अगर हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूअस बॉडी होती है तो उस कॉन्टिन्यूअस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं या सेंटर ऑफ मास के लिए पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा और हम अपने रिवीजन में ले आते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूअस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। हमें बॉडी में एक कंपोनेंट ले लेना है, एक बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट, जितना छोटा से छोटा कंपोनेंट हम ले सकें, फिर उस कंपोनेंट का मास इनटू उसका पोजीशन वेक्टर करके यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है अपान में टोटल मास, ऐसे लिख लो, या फिर इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसको आगे आप ऐसे भी लिख सकते हो, dm को आप इंटीग्रेट कर दो। तो dm को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि बॉडी के सभी ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स के मासेस को आपने ऐड कर लिया है। तो जब ऐड कर लोगे बॉडी में बने हुए सभी कंपोनेंट्स को, तो पूरी बॉडी के कंपोनेंट्स कवर हो गए। इसका मतलब पूरी की पूरी बॉडी ही कवर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मास निकल के आएगा वो बॉडी का ही मास निकल के आएगा, इसलिए डायरेक्टली उसका मास भी यहाँ पर रखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के लिए पोजीशन वेक्टर निकालते थे प्यारे बच्चों। अब इसी में हम x कोऑर्डिनेट निकालना चाहे, y कोऑर्डिनेट निकालना चाहे या z कोऑर्डिनेट निकालना चाहे तो वो निकालना भी हम लोग जानते हैं। अगर मुझे XCOM चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं प्यारे बच्चों dm इंटू x करूंगा और इसको इंटीग्रेट करके अपान में टोटल मास। इसी तरीके से अगर मुझे YCOM चाहिए तो मैं क्या करूंगा, dm इंटू y फिर इंटीग्रेट करके अपान में टोटल मास। इसी तरीके से अगर मुझे ZCOM चाहिए तो मैं करूंगा dm इंटू z और इसको इंटीग्रेट करके अपान में टोटल मास। प्यारे बच्चों ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, मकड़ी थी प्यारे बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे टोटल मास। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के लिए पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। और अगर मुझे अलग अलग कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ से x कोऑर्डिनेट, यहाँ से y कोऑर्डिनेट और यहाँ से z कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। तो ये तरीका था किसी भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए प्यारे बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे क्या करेंगे, अब हम प्यारे बच्चों इसी चीज का यूज करेंगे अपने डेरिवेशंस के लिए, अपने एग्जांपल्स के लिए। तो सबसे पहला केस हम क्या लेने वाले हैं, सबसे पहला केस बेहद ही इजी केस है प्यारे बच्चों। हम लोग ऐसी कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के बारे में बात करेंगे जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, साथ ही साथ वहां पर आपको सिमेट्री नजर आएगी, ठीक प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम ऐसी कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले इसको मिटाते हैं फिर हम देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम इसको मिटाते हैं, ये हमने मिटा लिया। चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि कैसी कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के बारे में, ऐसी कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के बारे में जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, साथ ही साथ वहां पे सिमेट्री भी नजर आएगी प्यारे बच्चों। तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास को पहचानना बेहद ही आसान हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऐसे केस में जब भी ऐसी बॉडीज नजर आएंगी तो वहां पर जो सेंटर ऑफ मास होगा प्यारे बच्चों वो कहां पर होगा, वो वही होगा जहां पर बॉडी का सिमेट्रिक सेंटर होगा, या इसी सिमेट्रिक सेंटर को ज्योमेट्रिकल सेंटर बोल देते हैं, या फिर इसी को केवल और केवल सेंटर बोल देते हैं। तो जहां पर ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा या जहां पर सिमेट्रिक सेंटर होगा, या जहां पर केवल सेंटर भी बोल सकते हैं कि जहां पर सेंटर होगा बॉडी का, वहीं पर सेंटर ऑफ मास होता है प्यारे बच्चों। तो ये केवल और केवल एक स्टेटमेंट आपको यहां पर याद कर लेना है ऐसी कंडीशन के लिए। क्या स्टेटमेंट याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी कॉन्टिन्यूअस बॉडी हो जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, साथ ही साथ वहां पर सिमेट्री नजर आए, तो ऐसे केस में प्यारे बच्चों बॉडी का जो सेंटर होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं बॉडी का जो सिमेट्रिक सेंटर होता है, या इसी को बोल सकते हैं बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, वहीं पर सेंटर ऑफ मास भी होता है प्यारे बच्चों। तो केवल और केवल एक स्टेटमेंट याद रख लेना है और ऐसे सभी केसेस के लिए आप सेंटर ऑफ मास बड़ी ही आसानी से निकाल पाओगे, ठीक। तो अभी हम इसमें ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, हम
डीप में सब चीजें पढ़ेंगे, लेकिन तब के लिए जब सिमेट्री नजर नहीं आती तब के लिए। अगर सिमेट्री है तो डायरेक्टली देखकर ही आप बता पाओगे कि यहीं पर सेंटर ऑफ मास होने वाला है, लेकिन अगर सिमेट्री नहीं है तो आप देख करके नहीं बता पाओगे कि इस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। तो वहां पर अगर हम देख कर नहीं बता पाएंगे तो वहां पर हम चीजों को फिर सॉल्व करेंगे, और तरीका क्या होगा, यही तरीका, ठीक, इंटीग्रेशन लगा के एक कंपोनेंट ले लेंगे, है ना, एक कंपोनेंट इनटू उसके पोजीशन वेक्टर, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे अपार्ट में टोटल मास। तो यही तरीका होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो ऐसे केसेस के लिए जहां पर बॉडीज ऐसी हो जहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, साथ ही साथ सिमेट्री नजर आए, तो प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास कहां होगा बॉडी का, बॉडी के सेंटर पर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक। ये एक स्टेटमेंट आपको याद रख लेना है। लेकिन अगर आपको मेरे सिर्फ कह देने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, मतलब आप सेटिस्फाई नहीं हुए, है ना, कुछ लोगों को प्रूफ चाहिए, तो प्यारे बच्चों हम कुछ एक दो एग्जांपल लेकर के आपको प्रूफ किए दे रहे हैं कि देखिए अगर बॉडी ऐसी है कि उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, साथ ही साथ सिमेट्री है, तो वहां पे जो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा वो वही होगा जहां पर बॉडी का सेंटर होगा। तो इस चीज को मैं कुछ एक एग्जांपल लेकर के प्रूव करे दे रहा हूं, फिर बाकी सभी बॉडीज के लिए आप उसी तरीके से याद कर लेना, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट प्यारे बच्चों। ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल है इस तरीके से, ये एक रॉड है प्यारे बच्चों, ठीक, ये बिल्कुल ऐसी रॉड है, मान लीजिए कि ये वन डायमेंशनल रॉड है, ये वन डायमेंशनल बॉडी है प्यारे बच्चों, बिल्कुल पतली सी रॉड, ठीक, ऐसा मान सकते हैं केवल किसी एक एक्सिस पर ही रखी हुई है। तो अगर मैं मानूं कि प्यारे बच्चों ये एक्स एक्सिस पर रखी हुई है, अगर मैं ऐसा बोलूं तो इस साइड हमें एक्स एक्सिस इस तरीके से लेना पड़ेगा, ठीक। अब प्यारे बच्चों मैं ये बोलूं कि ये जो रॉड है, ये जो रॉड है प्यारे बच्चों, इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके इस वाले एंड से। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो कैसे निकालोगे। अब प्यारे बच्चों ये एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है, तो कॉन्टिन्यूस बॉडी में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे पहला काम तो यही होता है कि वहां पर एक कंपोनेंट लेना चाहिए। अब प्यारे बच्चों कंपोनेंट लेना आना चाहिए आप लोगों को। तो पूरी फिजिक्स के दौरान किस तरीके की बॉडी में किस तरीके का कंपोनेंट लेना है ये आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो इस चैप्टर में मैं कई प्रकार की बॉडीज लूंगा और उन पर्टिकुलर बॉडीज में जिस तरीके के कंपोनेंट्स मैं लूं प्यारे बच्चों, उन्हीं तरीकों को आपको पूरी फिजिक्स के लिए याद रख लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको पूरी फिजिक्स में बार बार मिलेंगे। और अगर आप इस चीज को भूल गए कि इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए इस तरीके से कंपोनेंट लिया जाता है, अगर ये चीज भूल गए तो आप बहुत ही ज्यादा दिक्कतों में पड़ सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक। तो आपको ये चीज याद रखना है, जैसे जैसे मैं कंपोनेंट लूं वैसे ही कंपोनेंट आपको याद रख लेना है कि हमें ऐसे ही कंपोनेंट लेना है प्यारे बच्चों। चलिए अब अगर केस ऐसा हो तो मुझे ऐसे केस में किस तरीके से कंपोनेंट लेना है ये भी अभी आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर पूछा क्या गया था, हमें इस एंड से इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के लिए कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो यहाँ पर क्या मान सकते हैं, यहाँ पे तो 0 0 मानेंगे प्यारे बच्चों, 0 0 मतलब यहाँ पे हम अपना ओरिजिन मान सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये वन डायमेंशनल बॉडी है, बहुत ही पतली सी रॉड है, तो ऐसे में इसको एक्स एक्सिस पर रखा हुआ अगर हम माने तो इधर हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और इधर प्यारे बच्चों हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम इसमें कंपोनेंट लेंगे, तो कंपोनेंट ऐसे केस में कैसे लेना है वो जरा देख लीजिएगा। हमें एक्स पे जाके प्यारे बच्चों, क्या एक्स पे जाके एक्स लेंथ चल करके या एक्स दूरी चल करके एक dx लंबाई का कितनी लंबाई का, dx, बहुत ही छोटी लंबाई है, बहुत ही छोटी, जितना छोटा से छोटा कंपोनेंट आप ले सको उतना छोटा से छोटा कंपोनेंट हमें लेना है प्यारे बच्चों, ठीक। तो ये dx बहुत ही छोटी लंबाई का कंपोनेंट हमने यहाँ पर लिया और इसके लिए जो मास है वो हमने माना dm। तो देखिए कि ऐसे केस में किस तरीके से कंपोनेंट लेना है, याद रखना है x पे जाके dx लंबाई का कंपोनेंट आपको लेना है, ठीक मेरे बच्चों। और इस dx लंबाई के जो कंपोनेंट है इसका मास क्या ले लेना है, dm, मतलब मास भी इसकी तुलना में बेहद ही कम होगा, ठीक। इस पूरी रॉड के मास की तुलना में बेहद ही कम होगा क्योंकि बहुत ही छोटा है, जितना छोटा से छोटा आप ले सको, बिल्कुल टेंडिंग टू 0, है ना, इस तरीके का ये कंपोनेंट है प्यारे बच्चों। चलो अब देखिए अगर मैं मानूं कि इस पूरी रॉड का मास कैपिटल M है और इसकी लेंथ कैपिटल L माने ले रहा हूं, कैपिटल L प्यारे बच्चों, ठीक। तो इस तरीके से अगर ये चीजें मान लें तो यहाँ पे dm को लिखना बड़ा आसान है, मतलब dm की वैल्यू क्या होगी, देखिए dm की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, तो dm क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी निकल के आएगी, क्यों, क्योंकि ये वन डायमेंशनल बॉडी है, ठीक। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है प्यारे बच्चों, टोटल मास अपान में टोटल लेंथ, है ना। तो टोटल मास तो कैपिटल M है और टोटल लेंथ कैपिटल L है,
तो ये तो हो गई लीनियर डेंसिटी इस रॉड के लिए। अब डीएम मास निकालना है तो डीएम मास की लेंथ कितनी है, तो dx इसकी लेंथ है, तो यहाँ पे dx लिख लो, तो ये dm निकाल गया प्यारे बच्चों। ठीक, तो हमने dm निकाल लिया है। चलिए अब हम क्या तरीका लगाते थे, आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा होगा कि किसी भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए क्या तरीका लगाते थे। सबसे पहले तो एक कंपोनेंट लेते थे, उसके बाद उस कंपोनेंट का जो मास है और उस मास का जो पोजीशन वेक्टर है, तो मास इंटू पोजीशन वेक्टर करके इंटीग्रेट कर देते थे अपान में टोटल मास। तो यही काम अब यहाँ पर करना है। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर निकालो, चाहे एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो पहले, फिर वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर जेड कोऑर्डिनेट निकाल लो। ठीक, तो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि पूरा का पूरा मास केवल और केवल एक्स एक्सिस पर है ना, तो सेंटर ऑफ मास भी कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पर ही होगा। तो हम चलिए इसके लिए पोजीशन वेक्टर लिख करके हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालने ले रहे हैं। ठीक, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ही कुछ मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है। कैसे जीरो है, वाई भी जीरो है, जेड भी जीरो है। क्यों, क्योंकि ये केवल और केवल पूरा मास इसका एक्स एक्सिस पर ही बना हुआ है। ठीक, ये वन डायमेंशनल बॉडी है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालने ले रहे हैं, HCOM। तो कैसे निकालते थे, आपको याद होगा कल हम लोगों ने देखा था dm इंटू एक्स और इसको इंटीग्रेट करके अपान में टोटल मास। अब देखिए टोटल मास डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो टोटल मास यहाँ पे क्या है, कैपिटल M, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, dm को इंटीग्रेट कर दो, तो यहां से भी लास्ट में कैपिटल M ही निकल के आ जाएगा। ठीक, तो अगर आपको कैलकुलेशन बढ़ाना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से लो, और अगर नहीं बढ़ाना तो डायरेक्टली यहाँ पे कैपिटल M लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैपिटल M ही लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे dm की वैल्यू रखो, तो ये है m/l इंटू dx, और ये x पहले से dx के लिए सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट लिख लो। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगी, तो देखिए x में कितनी डिस्टेंस पर है, x में ये डिस्टेंस पर है x, और y में कितनी डिस्टेंस पर है, तो y में जीरो डिस्टेंस, y में कहीं है ही नहीं, पूरा का पूरा मास प्यारे बच्चों किधर है प्यारे बच्चों, x एक्सिस पर ही बना हुआ है, तो इसके लिए y कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट लिख दो, अब जब y CM निकालना तो वहां पे जीरो रख देना। ठीक प्यारे बच्चों, और z का तो इसमें होने का सवाल ही नहीं है। ठीक, अगर आप z CM निकालोगे तो वहां पे एक और जीरो लग दो, x, जीरो ये लिख सकते हो। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ये तो dm लिखा हम लोगों ने, अब x कोऑर्डिनेट इसका लिख लिया जो कि है x। ठीक है, ये लिख लिया अपान में टोटल मास, इसको इंटीग्रेट भी करिएगा। ठीक, तो ये हमने लिखा प्यारे बच्चों। चलिए अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो कैपिटल M बाई कैपिटल M को बाहर निकालो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसके लिए इंटीग्रेशन होगा, x dx के लिए इंटीग्रेट होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, और ये कैपिटल M भी आप नीचे रखे रहो। अब देखिए इसमें लिमिट इस तरीके से लगानी है कि बॉडी के सभी कंपोनेंट्स कवर हो जाए। ठीक, ताकि पूरी की पूरी बॉडी कवर हो जाए और पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट्स निकले। अगर आपने गलती से लिमिट कम लगाई है, ज्यादा लगाई है, किसी भी तरह लिमिट आपने गलत लगा ली, तो आपके लिमिट के अंतर्गत जितने कंपोनेंट्स कवर होंगे, जहां तक के कंपोनेंट्स कवर होंगे, केवल और केवल उतनी बॉडी ही कवर होगी, और केवल उतनी ही बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा प्यारे बच्चों। लेकिन हमें तो पूरी इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसलिए पूरी बॉडी के कंपोनेंट्स कवर हो ऐसी लिमिट लगानी है, या पूरी की पूरी बॉडी कवर हो जाए ऐसी लिमिट हमें लगानी है। तो देखिए हमने 0 से शुरुआत करी और हमें जाना कहाँ है, L, 0 तक, कैपिटल L, 0 तक। ये एंड कौन सा है, कैपिटल L, 0 वाला। ठीक, तो हमें 0 से L तक की लिमिट लगानी चाहिए, 0 से L तक की लिमिट प्यारे बच्चों यहाँ पे लगानी पड़ेगी। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। इस कैपिटल M से इस कैपिटल M को आप कैंसिल कर सकते हो, तो देखिए आगे क्या मिलेगा, HCOM। यहाँ पे सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा, देखिए 1/L तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। यहाँ पे क्या बचा, x² 2, और यहाँ पे बाहर हम 0 से L ये लिमिट तो लगा के चले थे, तो इसको 0 से L यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलो अब देखिए इस 2 को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे बचा ये, और x की जगह पे L रखो तो L²। ठीक, माइनस में 0 आ जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये ऐसा हुआ तो L/2। तो आप लोगों ने देखा कि HCOM कहाँ मिल रहा है, L/2 पर। अगर मुझे YCOM निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, dm इंटू y और इंटीग्रेट करके अपान में टोटल मास। ठीक, तो यहाँ पे y 0 है, इसलिए ये पूरा टर्म 0 आएगा, तो YCOM क्या आ गया प्यारे बच्चों, YCOM 0 आ गया। तो जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या निकल के आए, L/2, 0। ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकल के आए। अब देखिए कि ये कहां पर है, ये L/2 पर है, 0 से आगे L/2 पर। इसका मतलब क्या है कि ये इसके सेंटर पर ही है। अगर मैं पूछूं कि इसका सेंटर कहां है, तो आप यही तो बताओगे, बीचों बीच में ही तो बताओगे, तो ये बीचों बीच में ही तो निकल के आ रहा है ना। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये एक ऐसी कॉन्टिन्यूअस बॉडी है जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, साथ ही साथ
ये सिमेट्री नजर आ रही है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसके सेंटर पर ही सेंटर ऑफ मास आया हुआ है, ऐसा हमने प्रूव किया। चलिए एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, वहां पे हम इसको और अधिक अच्छे से प्रूव कर लेंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों एक और एग्जांपल हम लोगों को यहाँ पर लेना है। उसके बाद आपको केवल और केवल एक स्टेटमेंट को याद रखना है, जो स्टेटमेंट मैंने बताया हुआ है। हम सभी बॉडीज के लिए, सभी प्रकार की बॉडीज के लिए इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्यों प्रूव करें बार बार? ठीक, जब हमें डायरेक्टली पता है कि उसके सेंटर पर ही सेंटर ऑफ मास निकल के आना है, तो बार बार प्रूव करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? हम प्रूव करेंगे, सारी चीजों के लिए प्रूव करेंगे, लेकिन जब सिमेट्री नहीं होगी, ठीक, तो जब हमें वहां पर प्रूव ही करना है, तो अभी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? वहां पे तो हमें प्रूव करना ही है, वहां पे टाइम वेस्ट करना ही है। टाइम वेस्ट क्या कह रहे हो? ऐसा मतलब टाइम वेस्ट तो नहीं कहेंगे, अगर किसी चीज में नॉलेज मिल रहा है तो उसके पीछे टाइम लगाना टाइम वेस्ट नहीं कहलाता, तो वहां पे टाइम वेस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम वेस्ट जरूर है, ठीक, इसलिए टाइम वेस्ट ना करो। चलिए तो एक एग्जांपल मैं और ले ले रहा हूं। चलिए मैं प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए एक रिंग ले लेगा, ठीक, इस तरीके से हम एक रिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी रिंग तो मुझसे नहीं बन पाएगी शायद, देखते हैं कैसी रिंग बन गई, पता नहीं। चलिए प्यारे बच्चों अब आप लोग समझदार हो, समझ गए हो, आप इसको रिंग ही मानिएगा, ठीक है, मान लीजिए कि ये रिंग है। अब इस रिंग का सेंटर मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक, और इसके लिए जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ऐसा मान ले, और इसके लिए जो मास है वो कैपिटल एम मान ले। तो इस तरीके से अगर चीजों को हमने मान लिया, अब देखिए प्यारे बच्चों अगर ये इसका सेंटर है, अगर ये इसका सेंटर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ होगा? इसके सेंटर पर ही होगा, ठीक, ऐसा हम जानते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इस रिंग के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताओ, कहां से? इसके सेंटर से। तो प्यारे बच्चों अगर मुझे यहां से बताना है तो इसको तो मैं ओरिजिन की तरह ले लूंगा। किसकी तरह ले लूंगा? ओरिजिन की तरह। अब हमें पहले से पता है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यही आना है, 0 0 पर ही आना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो लास्ट में रिजल्ट क्या निकल के आएगा? जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे वो 0, 0 ही निकल के आएंगे, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि 0, 0 पर ही सेंटर ऑफ मास भी है। जहां पर सेंटर है वहीं पर सेंटर ऑफ मास भी है, तो ऐसा वहां से प्रूव हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ये ओरिजिन है तो इधर ये एक्स एक्सिस हो गया, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक। अब कैसे? ऐसे केस में जब आपके पास रिंग हो तो वहां पे कंपोनेंट किस तरीके से लिया जाना है, यहां पर देख लीजिए, उसके बाद इसको याद रख लेना है पूरी फिजिक्स के लिए। तो कैसे लिया जाता है? इस लाइन से थीटा पे जाके बिल्कुल छोटा सा एंगल, जितना छोटा आप ले सको, यानी डी थीटा पे जाके डी थीटा एंगल पर एक बहुत ही छोटा सा लेंथ का आपको यहाँ पे कंपोनेंट ले लेना है। ये जो छोटी सी लेंथ बनेगी, अब ये डी थीटा बहुत छोटा, जितना छोटा से छोटा आप ले सको, बिल्कुल टेंडिंग टू 0। तो अगर इतना छोटा है डी थीटा, तो ये लेंथ भी बहुत छोटी होगी, है ना। तो हमने कुल मिलाकर के बिल्कुल छोटा से छोटा कंपोनेंट लेने की कोशिश की है प्यारे बच्चों, ठीक। तो चलो, और इसकी लेंथ अगर मैं देखना चाहूं तो बड़ा आसान है, ये आर्क है, और आर्क क्या होता है? रेडियस इंटू एंगल, यही तो होता है। तो रेडियस कितनी है? आर इंटू एंगल कितना है? डी थीटा। तो ये इसकी लेंथ हो गई। इसके लिए मास में कुछ मान लेता हूं डी एम प्यारे बच्चों, और अगर मुझे डी एम निकालना है तो बड़ा आसान है, कैसे निकाल सकते हैं? मास डेंसिटी क्या बनेगी? एम अपान में इसकी टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ क्या बनेगी? 2 पाई आर, ठीक, इंटू में इस डीएम की लेंथ। तो डीएम की लेंथ कितनी है? आर डी थीटा। तो आर डी थीटा, अब यहां आर से आर कैंसिल, तो क्या मिला? एम अपान 2 पाई, और यहाँ पे डी थीटा। तो कुल मिलाकर के डीएम इतना मिल गया। तो डीएम निकालना आसान था प्यारे बच्चों। चलिए अब हम इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए वही तरीके लगाएंगे जो हमने कल वाले वीडियो में पढ़े थे। क्या तरीका था? अगर मुझे एक्स सी ओ एम निकालना है तो मैं करूंगा यहाँ पर डीएम इंटू उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, या एक्स में उसकी जो डिस्टेंस है वो लिखो, अपान में यहाँ पे इंटीग्रेट जरूर कर लीजिएगा, अपान में टोटल मास। तो टोटल मास कैपिटल एम डायरेक्टली लिख लो, है ना। टोटल मास तो कितना है? कैपिटल एम है प्यारे बच्चों, ठीक। और इसी तरीके से अगर मुझे वाई सी ओ निकालना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं करूंगा डीएम इंटू उसका वाई कोऑर्डिनेट, और अपान में यहाँ पे प्यारे बच्चों का टोटल मास। इस तरीके से मैं निकालूंगा। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए अब हम इसको आगे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो डीएम है इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक, तभी तो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये निकालना बेहद ही आसान है। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया कि डी थीटा बहुत ही छोटा है, इसलिए
ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही नजर आएंगे अगर इसको अच्छे से देखा जाए। ये तो फिगर है इसलिए इसमें दूर दूर बन के आए हैं, ठीक है, लेकिन ये दूर दूर नजर नहीं आएंगे, ये बिल्कुल एक दूसरे के पास ही नजर आएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों हम ये माने कि ये एक दूसरे के ऊपर ही नजर आएंगे, या टोटल मास एक पॉइंट की तरह नजर आएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम ये पॉइंट मान ही ले तो प्यारे बच्चों इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं वो कैसे लिखे जा सकते हैं वो जरा देखिए प्यारे बच्चों, कैसे लिख सकते हैं। ये तो हमारा आर है, ये रेडियस है और ये एंगल थीटा हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक्स में अगर डिस्टेंस देखें इसकी तो आर कॉस थीटा, और अगर वाई में इसकी डिस्टेंस देखें यानी ये डिस्टेंस तो आर साइन थीटा, है ना। तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, देखिए ये मिलेंगे आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, यही मिलेंगे। तो ये हो गए डीएम के लिए कोऑर्डिनेट्स। अब हम एक्स सी ओम वाई सी ओम बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए एक्स सी ओ एम हम निकालते हैं। तो एक्स सी ओम के लिए क्या करेंगे, डीएम। तो डीएम कितना निकल के आया है, ये m अपान 2 पाई इंटू डी थीटा, ठीक प्यारे बच्चों। इंटू में एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, आर डी थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा, ठीक। इसको इंटीग्रेट कर दो अपान में टोटल मास। अब ये कैपिटल एम इस कैपिटल एम से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या मिलेगा आपके पास, तो 1 अपान 2 पाई, और यहां से इस r को बाहर निकाल लो, ठीक। तो यहाँ पे r कर लो, ठीक। अब अंदर क्या बचेगा, तो cos थीटा इंटू डी थीटा, यही बचेगा। और यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और कहां से कहां तक लिमिट लगेगी तो वो ध्यान दीजिएगा। ऐसी लिमिट लगानी है कि ऐसे सारे कंपोनेंट्स कवर हो जाए या पूरी की पूरी रिंग कवर हो जाए। तो अगर हम जीरो से शुरुआत करें और पूरा 360 डिग्री घूमे तो पूरी रिंग कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 0 से 2 पाई की लिमिट आपको लगा देना है, ठीक है। 0 से 2 पाई की लिमिट लगा देना है। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, r अपान में 2 पाई, और cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin थीटा। अब यहाँ पे लिमिट थी 0 से 2 पाई, तो इसको 0 से 2 पाई तक हम आगे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखिए r अपान 2 पाई, और sin थीटा की जगह यहाँ पे लिखेंगे sin 2 पाई माइनस sin 0, है ना, ऐसा। अब देखो ये क्या था, ये एक्स सी ओ एम था प्यारे बच्चों, ठीक। अब यहाँ पर देखिए sin 2 पाई की वैल्यू भी 0 और sin 0 की भी वैल्यू 0, तो कुल मिलाकर के आया 0। तो एक्स सी ओ एम आ गया 0। तो देखिए एक कोऑर्डिनेट तो 0 ही आ गया। अब वाई कोऑर्डिनेट भी 0 आएगा, देखिए कैसे। अब यहाँ पे रखिए आप, तो वाई कोऑर्डिनेट देखिए, हम वाई कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं। तो डीएम क्या है प्यारे बच्चों, m अपान 2 पाई इंटू डी थीटा, ठीक। और y क्या है, r sin थीटा, है ना। इसको इंटीग्रेट करिए अपान में टोटल मास, अपान में प्यारे बच्चों टोटल मास। तो इस m से इस m कैंसिल कर दो, और देखिए क्या बचा, 1 अपान 2 पाई, या इस r को यहाँ से निकालोगे तो r अपान 2 पाई, और sin थीटा डी थीटा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी 0 से 2 पाई। अब देखिए इसको जरा मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटाकर फिर आगे लिखूंगा प्यारे बच्चों। चलो अब देखिए यहाँ पे अगर आगे हम सॉल्व करें तो r अपान 2 पाई, और sin थीटा का जो लिमिट लगेगा प्यारे बच्चों, सॉरी sin थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस cos थीटा हुआ करता है। तो यहाँ माइनस cos थीटा, और यहाँ पे 0 से 2 पाई, ठीक। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करें तो y सी ओ एम क्या मिल रहा है, यहाँ पर इस माइनस को बाहर निकाल लो, r अपान 2 पाई, ठीक। और cos थीटा में जब वैल्यू रखोगे आप तो cos 2 पाई माइनस cos 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 यानी 0, ठीक। तो y सी एम क्या मिलेगा, 0। तो y सी एम भी 0 मिला। तो कुल मिलाकर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे हैं, 0, 0। इसका मतलब क्या है कि ये सेंटर पर ही है। तो इस चीज को भी हम लोगों ने यहाँ से प्रूव किया। अब प्यारे बच्चों आगे सभी प्रकार की बॉडीज के लिए ये आपको याद रख लेना है, अब हम प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक। अब हम ऐसे केसेस को पढ़ेंगे जहां पे सिमेट्री नहीं होगी, ठीक। अभी हम लोगों ने देखा ऐसी बॉडीज को जहां पर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, साथ ही साथ सिमेट्री थी। तो ये पता चला कि अगर ऐसी बॉडीज होंगी तो ऐसे में जहां पर बॉडी का सेंटर होगा वहीं उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो ऐसे केस में आपको इस स्टेटमेंट को याद रख लेना है। अब हम किस चीज को पढ़ेंगे, जहां पर सिमेट्री नहीं होगी। लेकिन उस चीज को पढ़ने से पहले ये जो बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इजी जरूर है लेकिन कॉन्सेप्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।